Assalamu alaikum, third year. Now, after completing the discussion on NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, in which we have seen, as the name stands for there, they were the non-steroidal anti-inflammatory drug, and their main use was in different conditions suffering from inflammation. और देखा था हमने उसमें कि आर्थराइटिस वाज द मेन, और आर्थराइटिस में rheumatoid arthritis, osteoarthritis, etc. That group was actually only for the symptomatic relief, giving relief only for the pain or to some extent some swelling, etc. But as we know, both these diseases, this rheumatoid arthritis and osteoarthritis, are progressive in nature. The joints start damaging gradually, and ultimately complete damage may lead to so much immobility to the daily life कि in some condition आगे जब हम देखेंगे कि even death can occur, or they, especially rheumatoid arthritis, it shortens the life of the person, of the patient. तो बहुत ज़रूरी था कि इस अरसे में कोई ऐसा तरीक़ाकार ढूंढा जाए कि यार पेन ठीक हो गई, फिर भी ठीक हो, लेकिन जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेसिव उसका एक एलिमेंट है, उसको कैसे रोका जाए. तो उसके लिए दिस इज द ग्रुप व्हाट वी कॉल इट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, कि दे एक्चुअली मॉडिफाई द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ग्रुप डीमार्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं. इसके दो पार्ट आपके सामने के लिए फिर कर दिए जैसे मैं बाकी किए थे. तो द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ दिस डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग. ये डायग्राम है ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि इसमें इतनी वो बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल देखिए अल्नर साइड डेविएशन हो गई है एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, दिस अल्नर डेविएशन. ये बड़ा टिपिकल है जब हैंड के जो है ना वो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आइए अब थोड़ा सा देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि इसमें बेसिकली तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं. कि जॉइंट चेंजेस में पहली बात हल्की सी होगी इन्फ्लेमेशन, बट लेटर ऑन दिस इन्फ्लेमेशन में लीड टू प्रोड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियम, और उसको पेनिट्रेट करके फिर कार्टिलेज बोन तक, सो इरोजन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन. ये तीन चीज़ें मेन हैं: इन्फ्लेमेशन, proliferation of synovium, erosion of cartilage and bone. इनकी वजह से एक्चुअली हम देखते हैं कि इट शॉर्टन्स द लाइफ. जिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हो रही है, ना सिर्फ ये कि ओवरऑल इंसान की लाइफ कम होती है, बट आल्सो इट रिड्यूसेस द मोबिलिटी एंड रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इन चीज़ों को सामने रखना है कि वाई वी शुड नॉट ओनली द पेशेंट शुड बी सिम्टम फ्री, ना सिर्फ पेन ठीक हो और सोजन ठीक हो, बल्कि एट द सेम टाइम इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है ना वो भी रुकनी चाहिए. आइए थोड़े से स्टेजेस देख लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की. हेल्दी जॉइंट्स आपने देखा, आपने जब एनाटॉमी पढ़ी उसमें गौर से देखा था कि हेल्दी जॉइंट में हर चीज़ कंट्रोल नॉर्मल है, बोन की, कार्टिलेज वगैरह की कोई किसी की स्मूथनेस में कमी नहीं है, जॉइंट स्पेस प्रॉपर होता है, सर्कुलर मेम्ब्रेन भी एक मुनासिब थिकनेस होती है, फाइब्रस कैप्सूल उसको कवर किया हुआ है वगैरह वगैरह. लेकिन जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू होता है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम, साइनोवाइटिस, उसकी वजह से वो फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक होना शुरू हो जाता है, नंबर एक. नंबर दो, कार्टिलेज जो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इरोड होती है, और ये इवन अंदर बोन तक जा सकती है. तो बोन्स एंड कार्टिलेज आर ग्रेजुअली इरोडेड. सेकंड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ पेनस. ये पेनस क्या चीज़ होती है? बेसिकली जब ये एक्सटेंसिव कार्टिलेज लॉस हो जाए और बोन एक्सपोज होने के बाद वो पिटेड बोन्स हो जाएं, ठीक है, जैसे खाई हुई है ना, अब ये देखिए, ठीक है ना. तो सेकंड स्टेज पर ये आता है इरोजन हो के, ठीक. और थर्ड पार्ट पे अब वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन्वेड करती हैं. सो जॉइंट इज इन्वेडेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. इसे हम दूसरा नाम फाइब्रस एनकाइलोसिस भी कहते हैं.
कि पूरा जॉइंट फिल हो गया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। थर्ड इज दी बोनी एनकाइलोसिस, कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो फाइब्रस टिश्यू है ये कार्टिलेजिनस होके और ये बोन्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और दिस बोन इज फ्यूज विद ईच अदर। तो पूरा जॉइंट अब बोनी हो गया, ज़ाहिर ना फ्लेक्स ना एक्सटेंस कुछ नहीं हो सकता, एक सीधा जैसे बाजू है, टांग है या जॉइंट है जो भी है, अनएबल टू मूव। ठीक है, सो कंप्लीट मोबिलिटी हो जाती है, बोनी एनकाइलोसिस। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो मैंने दो डिजीज थी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें फ़र्क देख लीजिए। रोमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होता है और वो भी ऑटोइम्यून ओरिजिन, नंबर एक। नंबर दो, इसमें एज ग्रुप अमन इवन अर्लीस्ट अबाउट 20 से शुरू होकर 40 के दरमियान शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू में ज़्यादा सिम्टम हल्के होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन शुरू हो जाता है एंड देन प्रोग्रेसिव आल्सो। जब शुरू होता है विद इन फ्यू मंथ इसके पेन और बाकी ऑनसेट शुरू हो जाती हैं और फिर पेशेंट को पता लगता है कि लो जी मुझे कुछ जॉइंट्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसमें अमूमन स्मॉल जॉइंट्स मतलब हैंड्स के, फीट के, ये सबसे पहले ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लार्जर जॉइंट्स कभी कभार बाद में, लेकिन मेनली शॉर्ट और स्मॉल जॉइंट्स। पहली बात कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और जॉइंट पेन होता है, पेन ये बड़ा, और मॉर्निंग स्टिफनेस, और ये मोमेंट रिलीव होती है विद द मोमेंट कि इंसान शुरू सुबह उठता है, बड़ी शदीद दर्द है, जॉइंट हिला नहीं जाता, हाथ पाँव हिल नहीं रहा है, लेकिन जो काम शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता हाथ पाँव खुलने शुरू हो जाते हैं और दर्द भी कम हो जाती है। ये टिपिकल इसके साथ होता है। और दूसरे एक और बड़ा अहम है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर ऑर्गन्स इज आल्सो सीन, जिसमें पता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी मिलती हैं, मतलब लंग्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, बाकी ये इसके पार्ट्स हैं। इसके मुकाबले में ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत कम, लेकिन ये डिजनरेशन जो होती है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर, और दूसरे यूजुअली स्टार्ट्स अबाउट एट द एज ऑफ 50। और तीसरी चीज़ में यूजुअली सिंगल जॉइंट्स, रेयरली दो जॉइंट पे, लेकिन सिंगल जॉइंट अमूमन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और पेन इसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस अगर हो तो बड़ी छोटी होती है, ठीक है, लेकिन ये जब काम करता रहता है तो ये पेन वर्स होती है और इसको आराम रेस्ट से मिलता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मूवमेंट से आराम मिलता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में टिपिकली जब वो सुकून में आता है, आराम करता है, तो उसको पेन कम हो जाती है। ये फ़र्क होगा। और चौथा फ़र्क होगा, इसमें किसी किस्म का और कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ जॉइंट्स इन्वॉल्व है, ठीक, और वो भी लार्जर जॉइंट्स अमूमन एक या दो। अब डायग्रामेटिक डिफरेंस देख लीजिए, एक तरफ लेफ्ट साइड पर हेल्दी जॉइंट है, दरमियान में ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखिए इसमें स्पेस मौजूद है, ठीक है, कार्टिलेज इरोड हो गई, बोन्स भी पिटेड हो गई हैं, इरोजन हो गई है, और आहिस्ता सा जो है ना जॉइंट्स जो है ना स्पेस कम हो गई है, लेकिन इसमें कोई फाइब्रस टिश्यू नहीं बनी, कोई बोनिक जो है ना बोनिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस में बोन बन जाती है कंप्लीट, उसमें फिर स्टिफनेस आ जाती है। आइए अब देखते हैं एंटीरोमेटिक ड्रग्स को। सबसे पहले एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कि पहला ये है कि कोई इन्फ्लेमेशन शुरू हुई थी, पेन शुरू होती है, तो फर्स्ट रिडक्शन इन्फ्लेमेशन एंड पेन। सेकंड, जॉइंट्स के फंक्शन को प्रिजर्व किया जाए, ये लॉस ना कर जाए। और तीसरे, क्योंकि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है और डिफॉर्मिटी अल्टीमेटली बन सकती है, तो सो टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। मतलब पहली, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन पेन मेनली बाय एनसेड्स, और प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन अगेन एनसेड अलॉन्ग विद स्टीरॉयड, ये दोनों हमें हेल्प आउट करते हैं। और डिफॉर्मिटी वगैरह से बचानी है ताकि अगली प्रोग्रेसिव ना हो, ठीक है, इसलिए डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग इस्तेमाल करना पड़ेंगे। एनसेड हमने पढ़ा था कि वो मेनली एंटीइन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं उनके, दे हार्डली एनी इफेक्ट ऑन प्रोग्रेशन ऑफ जॉइंट डिफॉर्मिटी, जबकि जो डिमांड्स हैं दे रिड्यूस द डिजीज एक्टिविटी ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। और जो प्रोग्रेसिव
डिजीज चल रही थी उसके प्रोग्रेशन को ये रिटार्ड करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन। डीमार्स के साथ एक दूसरा नाम और भी इस्तेमाल हम करते होते हैं सार्ट्स, जैसे स्लो एक्टिंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स। तो दोनों नाम चलते हैं, दोनों जो हैं दे आर स्लोली एक्टिंग एज कम्पेयर टू नॉन स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक। वो तो आप देखें ना, अगर आप लें तो विद इन फ्यू आवर्स पेन रिलीव हो जाती है या कम हो जाती है और सूजन भी कम होना शुरू हो जाती है। वाइल इन केस ऑफ डीमार्ट्स एक्सेट्रा इनका तो अमूमन 1.5 माह तक लग सकता है, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन कम से कम 1.5 माह बाद लग जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि डीमार्ट जो है दी रिवर्स इज जॉइंट डैमेज, जबकि एनसेड जो है वो जॉइंट के डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते। इसके मेनली तो दो ग्रुप होंगे डीमार्ट्स के, एक नॉन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल स्मॉल मालिक्यूल होते हैं, बायोलॉजिकल तरह बड़े मालिक्यूल होते हैं जिसमें अमूमन एंटीबॉडीज़ या बाइंडिंग प्रोटीन्स ये वगैरह शामिल होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इफेक्ट्स यूजुअली आर एविडेंट आफ्टर अबाउट 6 वीक्स टू 6 मंथ। आइए अब क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप जो नॉन बायोलॉजिकल स्मॉल मालिक्यूल, एक तरफ ड्रग है, दूसरा उसका पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मतलब मेथोट्रेक्सेट ये एंटीफोल है, लेफेनोमाइड ये पिरिमिडीन सिंथेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाला है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये एंटीमलेरियल है, जब एंटीमलेरियल पढ़ेंगे उसमें भी मैकेनिज्म आ जाएगा। माइनोसाइक्लिन बेसिकली ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, लेकिन मैकेनिज्म के हवाले से 5 लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर है। सल्फासालाजीन बेसिकली सैलिसाइलेट है लेकिन इसका शुमार एनसेड में नहीं होता, इसका शुमार जो है ये डीमार्ट्स में हो रहा है। ये उसको मॉडिफाई करता है डिसीज़ को। बाकी सैलिसाइलेट सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं उनका। एजोथायोप्रिन ये प्यूरिन सिंथेसिस एंजाइम उसको इनहिबिट करने वाले हैं। साइक्लोस्पोरिन कैल्सिन्यूरिन जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, ठीक है, उसको इनहिबिट करने वाले हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड ये अल्काइलेटिक एजेंट, ये हम पढ़ेंगे जब एंटी कैंसर पढ़ेंगे। पेनिसिलामीन बेसिकली ये चीलेटिंग एजेंट है, और अरुनाफिन ये गोल्ड कंपाउंड है। ये पहला ग्रुप था नॉन बायोलॉजिकल स्मॉल मालिक्यूल। सेकेंड बायोलॉजिकल ड्रग्स, इसमें ज़्यादातर पहली 3 तो एंटीबॉडीज़ हैं उसके मैकेनिज्म के हवाले से। तो एडेलिम्यूमैब, गोलीम्यूमैब और एटानरसेप्ट ये तीनों के तीनों ये एंटीबॉडीज़ हैं और ये एंटागोनिस्ट हैं ऑफ द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के। इनफ्लिमेक्सीमैब ये आईजीजी जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर के जो फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है, उसको ये इनहिबिट करने वाला ये एंटी TNF भी कहलाता है। सर्टोलिज्मैब ये फैब फ्रेगमेंट जो टूवर्ड्स TNF अल्फा होते हैं, ठीक है, वो हैं। बेटासेप्ट ये T सेल को स्टिमुलेशन इनहिबिटर है जो एक्चुअली बाइंड करते हैं B7 प्रोटीन ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। रिटुक्सीमैब ये भी एंटीबॉडी है टुवर्ड्स CD20 और ये सारे टॉक्सिक होते हैं टुवर्ड्स बीटा सेल। एनाकिनारा ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। टोसिलिजुमैब ये इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और आखिरी टोफासिटिनिब ये जिनस काइनेज एंजाइम है उसका इनहिबिटर हैं। ये बेसिकली ये 2 ग्रुप थे डीमार्ट्स के। इसके अलावा जैसे मैंने कहा और भी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है, मसलन स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड में बेसिकली प्रेडिसोन या प्रेडिसोलोन ही इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये 2 इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्लो करते हैं अपीयरेंस ऑफ द न्यू बोर्न ओरिजिन्स, तो इरोजन को ये रोकते हैं बेसिकली। तो ये बड़ा कॉमन कॉम्बिनेशन देखेंगे या आप क्लिनिकल साइड पे आप जब जाएंगे या सुना भी होगा कि एनसेड के साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो इस्तेमाल होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का होता है। और उसका बेसिकल आइडिया भी यही होता है कि न्यू बोर्न ओरिजिन जो उसको रोक देते हैं। ये 2 ड्रग्स नीचे है ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। वरना एंटीफ्लेमेटरी तो एनसेड इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन साथ डायसेरिन जो इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट है और लाइकोफिलॉन ये मैकेनिज्म कंबाइंड
साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोक्सिलेज इनहिबिटर है, दोनों एंजाइम को इनहिबिट करने वाला है। ये क्लासिफिकेशन थी जो हम इस्तेमाल करते हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट ड्रग्स को थोड़ा सा देते हैं। मसलन मैं पहली ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, सॉरी। बेसिकली एक नाम के साथ याद रखिए, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जिनको एंटीफोल भी कहते हैं, और भी पढ़ेंगे एंटीबायोटिक में भी और बाकी जगह भी, और कुछ आपने इवन डायबिटीज में भी पढ़े थे। तो बहरहाल ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, ये ग्रुप तो बेसिकली साइटोटॉक्सिक है, एंटी कैंसर है, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट इम्यूनोसप्रेसेंट है। और इम्यूनोसप्रेसेंट के अलावा तीसरा जो यूज यहाँ पे कर रहे हैं एंटी रूमेटिक विदाउट डीमार्ट्स, और यूजुअली दिस इज द फर्स्ट चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जब भी हमने स्टार्ट करनी हो डीमार्ट्स तो हमारी पहली चॉइस जो बनती है वो मेथोट्रेक्सेट बनती है। उसकी बुनियादी वजह है कि इट्स यूजुअली इट्स वेल टॉलरेटेड। जैसे कहा था स्लो ऑनसेट सबका होता है डीमार्ट्स का, तो बेनिफिशियल इफेक्ट यूजुअली स्टार्ट्स कम से कम इसका 2 हफ्ते में, लेकिन वो 6 हफ्ते ये ले लेती है। बाकी जो है बहुत सी ड्रग वो 6 हफ्तों के बाद 6 महीने तक ले सकती हैं, ठीक है। और एक और फ़ायदा है कि इनिशियल डोज इसकी ओरल वंस वीकली हम काफ़ी है, हम देते रहते एक माह तक देते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स आफ्टर 1 मंथ देन वी इंक्रीज द डोज वीकली बेस पर, लेकिन मैक्सिमम हम इसको 4 टाइम तक देते हैं। जितनी डोज स्टार्ट की मैक्सिमम उससे 4 गुना ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है, रीज़न क्या है कि इसके कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो गैस्ट्रिक इरिटेशन बड़ी कॉमन है, स्टोमाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ माउथ, ओरल कैविटी, वो भी बन जाते हैं। लेकिन एक और मसला है साइटोपीनिया, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, ख़ास तौर पर ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अगरचे रेयर है लेकिन पैनसाइटोपीनिया भी हो सकता है, स्पेशली कब, इफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज अबव 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वरना अमूमन ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। एक दूसरा बड़ा अहम एडवर्स फैक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिक फैक्ट्स, स्पेशली जब क्यूमुलेटिव डोज हो जाए, वो है हेपेटोटॉक्सिटी, वो लिवर का फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाता है। तो ये हेपेटोटॉक्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ मेथोट्रेक्सेट। और अगला एडवर्स फैक्ट बड़ा, एक और बड़ा कॉमन है, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन, ख़ास तौर पे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्यूट न्यूमोनाइटिस भी होता है और सब एक्यूट इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस भी होता है, और ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग तक जा सकते हैं, डेथ तक हो सकती है। इससे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स ही, और पूरा नॉन फंक्शनिंग से चला जाता है। अच्छी बात यह है कि इट इज़ रिवर्सिबल, यू स्टॉप द ड्रग, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी। हाँ, एक और बात भी है, वी कैन ट्रीट दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, इंटरस्टिशियल लंग्स न्यूमोनाइटिस जो है, विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वही पैराडिनिसोलोन वगैरह और दूसरे, उनसे भी ये ठीक कर सकते हैं। एक और अहम बात इसके साथ ये है कि हमारा टारगेट तो सब जॉइंट्स हैं, कि जॉइंट के जो है एंटीफोलिक एक्टिविटी लेनी है, लेकिन जाहिर है कि पूरी बॉडी में इफेक्ट शो करता है, उसको रोक लिए। बाकी बॉडी के साइड इफेक्ट रोकने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। एक, वी कैन ऐड फोलिक एसिड, फोलेट ऑन डेली बेसिस। दूसरा, ल्यूकोवरीन वी कैन ऐड ऑन वीकली बेसिस। ये अमूमन हम शुरू करते हैं आफ्टर 24 आवर ऑफ द डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट वीकली बेस पे मिलती है ना, जब आपने डोज दे दी उसके 24 घंटे बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगली डोज में फिर रोक लिया, फिर डोज दी, फिर 24 घंटे फिर स्टार्ट कर ली। इस तरीके से जो बाकी जगहों की फोलेट डेफिशिएंसी से साइड इफेक्ट्स हैं उससे काफ़ी हद तक कमी मिल जाती है। इन साइड इफेक्ट्स के बाद अब कुछ कंट्राइंडिकेशन का जिक्र हो जाए जहाँ हम मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। अब क्योंकि बड़ा सिवियर साइड इफेक्ट था हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो चुनाचे क्रोनिक हेपेटाइटिस, स्पेशली एल्कोहलिक्स में तो बड़ा कॉमन, उसमें नहीं देना। प्रेगनेंसी में नहीं देना। रीनल फंक्शन खासतौर पर GFR अगर कम हो जाए, लेस देन 30 ml पर मिनट हो जाए, डायबिटिक्स में नहीं देना, और ओबीज पेशेंट में नहीं देना। ये तो इस किस्म एक कंट्राडिक्शन होती है। प्लस अगर देते हुए हेपेटोटॉक्सिटी
अभी स्टार्ट हुई, लेकिन आपने एक तो हमेशा याद रखिए कि जितनी भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, एक असूल होता है, स्टार्ट करने से पहले भी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, और अगर प्रोलॉन्ग थेरेपी करनी हो तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी शुरू में एटलीस्ट मंथली बेस पर, फिर अकॉर्डिंगली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इनके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते, एंजाइम वगैरह, ख़ास तौर पर अमाइनो ट्रांसफ़र। तो अगर आप ये देखते हैं कि अमाइनो ट्रांसफरेज लेवल सीरम के बढ़ गए हैं, दैट मीन्स कि किसी न किसी हद तक लिवर का डैमेज शुरू हो गया, तो पहले स्टेप पर रिड्यूस द डोज, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि डोज कम करने से भी ये अमाइनो ट्रांसफर लेवल जो कम नहीं हो रहा है, दैन डिसकंटिन्यूएट और आप सेकंड चॉइस पे किसी और ड्रग पे चले जाइए। एक और बेसिकली ये ट्राइटोजेनिक है, तो पहली बात तो हमने पहले कि प्रेगनेंसी में देना ही नहीं, और दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं फीमेल में तो प्रेगनेंसी होने भी नहीं देनी, तो इसके लिए कंट्रासेप्शन जो है ना उसको यूज़ कीजिए। एक और मसला देखा गया कि अगर दूसरे एंटीफोल साथ इस्तेमाल किए जाएं, मसलन ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोल हो, ये बड़ा कॉमन जो है, ये सेप्ट्रॉन वगैरह के नाम से कोट्रामेक्सोल जो होती है वो भी एंटीफोल है ज़ाहिर है, और मेथोट्रेक्सेड भी, और दोनों कंबाइन कर दी, यानी कि आप साथ डिमांड इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ को कोई उसको गला वाला ख़राब हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने एंटीबायोटिक के तौर पर कोट्रामेक्सोल इस्तेमाल कर ली, लेकिन हैं दोनों एंटीफोल, तो दोनों से वो जो हमने देखा था बोन मर सप्रेशन वो ज़्यादा हो जाएगी, पैनसाइटोपिनिया का, तो इसलिए आपने ये कंबाइन नहीं करनी, ये ड्रग इंट्रैक्शन के वाले से नहीं कंबाइन करनी। अगला ड्रग इंट्रैक्शन है एमॉक्सिसिलिन के साथ। अब अच्छा, पीछे भी हमने पढ़ा था एनसेड के बारे में कि देखिए कि एसिड की एक सिक्रेशन होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के, और वहाँ से यूरिक एसिड के साथ इसका कंपटीशन हुआ करता है। एमॉक्सिसिलिन भी एसिडिक ड्रग है, वो भी कम्पीट करती है। वो इस तरह कम्पीट करती है कि मेथोट्रेक्सेट की क्लियरेंस वहाँ से कम कर देती है, और मेथोट्रेक्सेट के लेवल इस तरह ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यही काम प्रोबेनिसिड भी करती है कि वो भी मेथोट्रेक्सेट के लेवल ज़्यादा करती है ताकि, और उसको यूरिक एसिड निकालती है, क्योंकि वो तो यूरिक एजेंट है, अगर दे रहे हैं साथ तो यूरिक एसिड निकल जाएगा, ये स्टे कर जाएगी तो मेथोट्रेक्सेट। तो इसलिए आप ये देखिए कि मेथोट्रेक्सेट अगर इस्तेमाल कर, प्रोबेनिसिड इस्तेमाल मत कीजिए। अगली ड्रग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सल्फासेलाजीन है। बेसिकली एक्चुअली ये तो कम्बिनेशन है सैलिसाइलेट और सल्फापेरिडीन का, ये मेथोट्रेक्सेट के बाद सेकंड लाइन एजेंट कहलाता है। जब इसको देते हैं, ओरली देते हैं, तो पेशेंट उसको लेता है और उसके लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में जाती है, वहाँ उसका नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो इसको सेपरेट कर देता है, और ख़ास तौर पे 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड बनाती है। ये जो 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, बेसिकली ये बड़ा रेडिकल स्कैवेंजर है, और यही इसका मैकेनिज्म है। अगरचे एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉबेबली जो एडवोकेट किया जाता है कि ये इसकी स्कैवेंजिंग इफेक्ट है। ये जितने भी ये हमारे जॉइंट्स में हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो बन रहा है, ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल से जो सिलसिला चल रहे थे इन्फ्लेमेशन की और बाकियों के, और आगे चल प्रोग्रेशन हो रही थी, तो ये 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है बकौल स्कैवेंजर इस्तेमाल होता है। और अगर उनकी एक्टिव कंडीशन मौजूद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो दिस सल्फासेलाजीन कैन प्रोड्यूस रेमिशन। अच्छा, इसकी भी ओरल डोज जो है ये ट्वाइस डेली है, ये वीकली बेस नहीं है, इसको दिन में 2 दफ़े रोज़ाना देना, और अलबत्ता वीकली बेस पर हम इंक्रीज़ करते हैं डोज को, कि एक हफ्ता एक डोज दी सुबह शाम, और देन आफ्टर 1 वीक अगर आपको महसूस करना है कि भी दवा की डोज बढ़ानी है, देन इंक्रीज द डोज। सो कब तक? अंटिल द पेशेंट इम्प्रूव्स, पहली चीज़। या इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई, लेकिन आपने बढ़ाते बढ़ाते जितनी डोज स्टार्ट की थी, अब उससे मैक्सिमम 6 टाइम तक जाने से ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। इससे भी आराम नहीं मिलता, चेंज द ड्रग, किसी और पे चलेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी स्पेशली न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ये फ्राम
10 to 25% ऑफ पेशेंट टेकिंग सल्फाजोलाइन तक मिलता था। और सीरियस किस्म न्यूट्रोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये अप टू 5% तक पेशेंट तक मिल सकता है। बाकी हल्के फुल्के GIT अपसेट होता है, मलेज, हेडेक, स्किन रैशेस वगैरह, और न्यूट्रोपिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अलावा और भी ब्लड डिस्क्रेसेस मिल सकते हैं। फिर इससे बड़ा सीवियर एनाफिलैक्सिस तक मिल सकता है, इसलिए सेकंड चॉइस में आ रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है मेल यंग पेशेंट में कि ये एजोस्पर्मिया का काज कर सकता है, लेकिन है ये रिवर्सिबल। तो इसके लिए भी अगर यंग पेशेंट स्टार्ट किया आपने यंग पेशेंट के लिए, तो उसके स्पर्म काउंट आप पहले भी चेक कर लें और बाद में भी चेक करते रहें। तो जो ही आप महसूस करते हैं कि एजोस्पर्मिया बड़ा डेंजरस लेवल तक चला गया और वो मैरिड है, ठीक है, स्टॉप इट, गो टू समवेयर, ये रिवर्सिबल करता है। एक और साइड इफेक्ट्स होते हैं सल्फासालाजीन आल्सो काज हेमोलिसिस, खास तौर पे किन में, जिनमें G6PD डेफिशिएंसी हो, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उनकी डेफिशिएंसी हो, ये जेनेटिक बेस होता है। तो सल्फासालाजीन स्टार्ट करने से पहले अमूमन हम G6PD के लेवल भी करवा लेते हैं। अगर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है देन डोंट यूज़ इट, अदरवाइज उनके RBC हेमोलिसिस कर जाएंगे। फिर इसमें भी क्योंकि वो सैलिसाइलेट हैं, तो पेशेंट विद एस्पिरिन सेंसिटिविटी शुड नॉट बी गिवन सल्फासालाजीन। अब पीछे हमने देखा क्योंकि ये जो है WBC और प्लेटलेट काउंट और इवन बात को पैंसाइटोपेनिया भी काज कर सकती है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि यूजुअली हम स्टार्ट करने से पहले भी CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट ये करवाते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कि शुरू में हर 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, 3 महीने तक ये करते रहते हैं। उसके बाद जब नॉर्मल है देख लेते हैं, फिर 3 दिन बाद हम करवा लेते हैं। ठीक है।